हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 23 और 24। तो देखिए 23, 24 करने से पहले जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पुराने वीडियो को देखिए ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। और देखिए हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 किया था, तो 21 में कुछ मेरे से गलती हो गई थी जनरल एंट्री में, तो उसको मैं पहले सुधार देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 था, काइंडली करेक्ट इट। तो क्या क्या आपको सही करना है, मेरे से उस वीडियो में गलत एंट्री हो गया था तो उसको आप अपनी कॉपी में सुधार लेना। देखिए 13 तारीख को क्या हो रहा था, चेक रिसीव हो रहा था, किससे? रमेश से। और उसके बाद 15 तारीख को वही चेक को हम डिपॉजिट कर रहे थे बैंक में। जब हम किसी को सामान बेचते हैं वो हमको चेक देता है, तो चेक हम रिसीव किए 13 तारीख को। उसके बाद 15 तारीख को उसको हम डिपॉजिट कर रहे हैं और फिर वो 20 तारीख को जब बैंक में हम लगा दिए, जब 15 तारीख को लगाए तो 20 तारीख को क्लियरेंस हुआ, और क्लियरेंस हुआ तो ये पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब ये होता है कि वो रमेश के अकाउंट में उतने पैसे थे ही नहीं, तो वो चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री जो हम किए थे कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, वो गलत है। इसकी जो एंट्री होगी वो होगी चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है, जब रिसीव होगा तो ये एंट्री करेंगे, 13 तारीख का एंट्री होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रमेश। उसके बाद ये 15 तारीख को जो चेक रिसीव हुआ उसको हम डिपॉजिट किए, तो डिपॉजिट करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। और हम यहां पर नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। और रही बात अगर उसी दिन 13 तारीख को ही चेक रिसीव होता और 13 तारीख को ही डिपॉजिट कर दिया जाता बैंक में, तो इसकी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब देखिए ये दोनों एंट्री को अगर हम कंपाउंड करें तो देखिए यहाँ पर अगर चेक डेबिट है और यहाँ पर चेक इन हैंड क्रेडिट है, अगर मैं ये चेक इन हैंड, ये क्रेडिट और ये डेबिट आपस में कट जाएगा और अल्टीमेटली जो अकाउंट बनेगा क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है, तो ये एंट्री कब लिखते हैं हम? जब चेक हमको मिलता और तुरंत उसी समय डिपॉजिट कर देते तो ये एंट्री करते, लेकिन रिसीव हो रहा है तो ये एंट्री करेंगे और उसके बाद कुछ दिन बाद डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये एंट्री करेंगे। क्लियर है? तो जो कैश था उसकी जगह प्यारे बच्चों आप चेक इन हैंड लिख लेना, मेरे से गलती हो गई थी। अब उसके बाद देखिए जो 20 तारीख को चेक ऑफ रमेश डिसऑनर बाई चेक। डिसऑनर मतलब उसके अकाउंट में पैसा था ही नहीं, बैंक चेक को रख लिया और चेक को क्लियर करने में 5 दिन लगा, और जब क्लियर देखा तो पता चला कि उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो जब डिसऑनर होगा 20 तारीख को तो एंट्री क्या होगा? तो देखिए अगर ये दो एंट्री को हम देखें तो कंपाउंड अगर करें तो हमारे पास क्या निकल रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, जो यहाँ लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा और अपोजिट एंट्री होगा रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आपका नरेशन होगा बीइंग रमेश चेक डिसऑनर। क्लियर है? तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 करने से पहले हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट समझ लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में 2 अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताया है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दूं। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में कि बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। तो पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट, तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और चौथा होता है रिकरिंग अकाउंट। तो देखिए सेविंग अकाउंट के बारे में आप सभी सुने होंगे, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, हम सभी का एक सेविंग अकाउंट होता है। और सेविंग अकाउंट किसी पर्सन के नाम से होता है, रियल पर्सन के नाम से। जैसे कि राम का अकाउंट हो गया, बैंक में राम नाम से राम का अकाउंट होगा, सोहन का अकाउंट होगा, मोहन का, राहुल का, कृतिका का, दिव्या का, ऐसे जो नाम होते हैं उसका अकाउंट बनता है ना, नाम से अकाउंट खोला जाता है।
जैसे कि मेरे नाम से भी बैंक में अकाउंट है, अमित वर्मा अकाउंट, ठीक है, तो वो क्या है, सेविंग अकाउंट है। बात करें सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लगभग 8% पर एनम, एक अप्रॉक्स मान रहे हैं कि 8% क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हम पैसा रखेंगे, मान के चलो मैं 1 लाख रुपए रखा हूं और साल भर में वो कितना हो जाएगा, 1,08,000 रुपए हो जाएगा। और सेविंग अकाउंट रियल पर्सन के नाम से खोला जाता है, जो क्या बोलते हैं, हम और आप जैसे हो गए। बात करें करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट है, मतलब कि जो बिजनेस करता है वो करेंट अकाउंट खुलवाता है। अगर मान के चलिए आप अगर सारे ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में करना चालू कर दिए बिजनेस के, तो आपको बैंक से फोन आ जाएगा कि आप ये जो ट्रांजैक्शन है सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते, आप एक अलग से करेंट अकाउंट खुलवाइए, या फिर बैंक मैनेजर आपके सेविंग अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक, तो सभी को, बिजनेसमैन को करेंट अकाउंट खुलवाना रहता है, क्योंकि उसमें हैवी ट्रांजैक्शन होते हैं, हर दिन लाखों रुपए आता है और हर दिन लाखों रुपए हम पेमेंट करते हैं, तो वो क्या होगा, करेंट अकाउंट खुलवाया जाएगा। और करेंट अकाउंट में एक भी रुपए इंटरेस्ट नहीं मिलता। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास पैसे स्थिर नहीं रहते हैं, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी बिल्कुल नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इस वजह से बैंक इंटरेस्ट नहीं पे करता है। ये एक जो बिजनेसमैन है उनको एक सुविधा प्रदान करने के लिए करेंट अकाउंट दिया गया है, ताकि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन इसमें से आप कर सकते हैं। बात करें बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट की, तो करेंट अकाउंट में एक सुविधा होता है, एक फैसिलिटी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट में आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 10,000 निकाल पाएंगे, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं निकाल सकते। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट में मान के चलिए आपका अकाउंट में 0 बैलेंस है और आपको किसी को पैसा देना है, 10,000 रुपए मान के चलिए देना है, उसको आप बोल रहे हो कि रुक जाओ 2-3 दिन में मेरे पास पैसा आ जाएगा, उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन वो नहीं मान रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप करेंट अकाउंट से बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है निकालना, और ओवरड्राफ्ट मतलब कि आपके पास पैसे ही नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हैं। 0 बैलेंस में भी हम क्या निकाल लिए, 10,000 विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, इसी को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सिर्फ करेंट अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलेगा। और ये 10,000 रुपये निकाल लिए और अगले को पेमेंट कर दिए, और मान के चलिए आपके पास जैसे ही पैसा आएगा 10,000 रुपये, तो ये ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट से कट जाएगा। मतलब आप मान के चलिए कि आप बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, और जब बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन लिया जाता है या ओवरड्राफ्ट लिया जाता है तो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो करेंट अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी होती है, ताकि बिजनेस आपका रुके नहीं, कंटिन्यू चलता रहे। बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, नाम से ही देख रहे हो आप, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब कि आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिए हो कुछ टाइम पीरियड के लिए। मान के चलिए मैं 5 लाख रुपए को जमा कर दिया अकाउंट में 5 साल के लिए, तो वो 5 साल तक के जमा ही रहेगा। 5 साल बाद जो भी इंटरेस्ट बनेगा उस हिसाब से फिर वो मेरे को 5 साल बाद वो पैसा वापस मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, एफडी। जैसे कि अभी पोस्ट ऑफिस भी आपको पता होगा, वो बैंक में कन्वर्ट हो गया है। पहले पोस्ट ऑफिस का क्या काम था, वो लेटर को इधर उधर भेजता था, है ना, जैसे हम राखी भेजते थे और कुछ लेटर आते थे। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप ये सब का ज़माना है और स्पीड पोस्ट का ज़माना है, तो पोस्ट ऑफिस पूरी तरीके से बंद हो गया है और गवर्नमेंट क्या की है, पोस्ट ऑफिस को बैंक में कन्वर्ट कर दी है। तो पोस्ट ऑफिस में ये एक स्कीम चल रहा था कि 7 साल में आप पैसा आपका डबल हो जाएगा, मतलब कि वो क्या है, वो भी एफडी है। जैसे मैं 5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा किया 7 साल के लिए, 7 साल बाद मेरे को कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा डिपॉजिट है, तो वो एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बात करें रिकरिंग अकाउंट की, तो रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, जैसे कि आपके घर के आसपास जो फुटकर व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे कि किसी का छोटा सा किराना दुकान है, किसी का स्टेशनरी है, कोई सब्जी भाजी वाला है या पान ठेले वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने कुछ पैसे को डेली का रोजमर्रे में जो भी अर्न करते हैं उसको सेव करने के लिए, मान के चलिए 100 रुपये वो क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो हर दिन तो वो बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक का एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो हर दिन उनके पास जाता है और उनको जितना जितना पैसा जमा करना रहता है वो सारे को कलेक्ट करता है और वो हर दिन वो बैंक में पैसा जमा कर देता है। और उसमें इंटरेस्ट कैसा मिलता है, तो जैसे कि मान के चलिए कि मैं 1 जनवरी को मैं 100 रुपये जमा किया, तो ये 100 रुपये का मेरे को कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट जो भी हो तो 365 दिन के हिसाब से मेरे को उसका इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1 तारीख को मैं जमा कर रहा हूँ और 31 दिसंबर 1 साल
बाद मैं उस पैसे को निकाल सकता हूँ। तो फिर उसके बाद 2 जनवरी, तो 2 जनवरी को फिर मैं 100 रुपये जमा किया, तो ये 2 जनवरी को जो पैसा जमा किया वो 364 दिन तक के उसका इंटरेस्ट बनेगा और मेरे को फिर वो अगले साल मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 3 जनवरी को फिर 100 रुपये जमा किया, इसका ब्याज कितने दिन का बनेगा, तो 363 डेज़ का बनेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितने दिन कैसे ये इंटरेस्ट निकालते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक, हमारी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में ये करेंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट का जिक्र किया गया है, इस वजह से मैं आपको टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट पढ़ाया। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले बैंक में पैसा जमा किया और करेंट अकाउंट खुलवाया गया। तो अभी तक के जो बैंक में पैसा जमा होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते थे, या तो वो कैश लाता था तो कैश लाता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते थे, और बैंक में उसके पैसा रहता था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते थे। यहाँ पर ये बोला है कि करेंट अकाउंट वो खुलवाया और बैंक में वो पैसा जमा किया। यार तो जितने भी बिजनेस मैन होते हैं वो उनको बिजनेसमैन को बैंक अकाउंट जो खुलता है वो करेंट अकाउंट के नाम से खुलता है। तो हमारा जो पहला जनरल एंट्री होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, वो बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 25,000 रुपीज़ से, और वो करेंट अकाउंट में अपने जमा कर दिया। उसके बाद 5 तारीख को वो परचेस किया सामान और चेक से पेमेंट किया, 10,000 रुपये चेक से पेमेंट किया। तो 5 तारीख को परचेस, हमारे पास गुड्स आया तो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, और क्या गया तो हम चेक पे किए तो टू बैंक। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज एंड गुड्स परचेज और गुड्स परचेज और पेड बाई चेक, पेड बाई चेक। ये अमाउंट है 10,000 रुपीज़। उसके बाद देखेंगे आप 8 तारीख को, 8 तारीख को कैश में 40,000 रुपये का सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। उसके बाद वही कैश को 30,000 रुपये को बैंक में डाल दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 एंट्री होगी। तो पहला एंट्री जो होगा 8 तारीख को वो होगा कैश हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश 40,000 रुपये का। उसके बाद 8 तारीख को ही दूसरा एंट्री होगा, हम ये 40,000 रुपये को बैंक में जमा कर दे रहे हैं, तो कैश हमारे पास से चले जाएगा और बैंक में पैसा आ जाएगा। तो ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़। और नरेशन होगा बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए ये जो 8 तारीख को हम 2 एंट्री किए हैं, आप चाहो तो इन दोनों का कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। अब इसको कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। डेबिट वाला अमाउंट ज़्यादा है कि क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, तो आप देखेंगे ये 40,000 है और ये 30,000 है, मतलब कि 40,000 अमाउंट ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, तो 10,000 से ज़्यादा है, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़। उसके बाद और कहीं ये दोनों ट्रांजेक्शन में आप देखिए दोनों जनरल एंट्री में कहीं डेबिट है क्या, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट है 30,000 रुपये, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़। उसके बाद आप लिख देंगे टू सेल अकाउंट कितना, 40,000 रुपये। इससे ये पता चल रहा है कि 40,000 रुपये का सामान बेचा गया है, जिसमें से कैश हमारे पास 10,000 रुपये है और बैंक में 30,000 रुपये आ गया है। ठीक है, तो आप चाहे ये एंट्री करो या ये एंट्री करो, दोनों सही हैं। उसके बाद आ जाइए 10 तारीख को पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से 5,000 रुपये निकाला गया है। ये हो गया 8 तारीख, ये होगा 10। पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला जाता है तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा निकल गया 5,000 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़,
उसके बाद 12 तारीख को फिर निकाला जा रहा है 4,000 रुपये। यहाँ पर बैंक नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि कैश निकाला है। 12 तारीख को फिर निकाल रहा है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा। ये 4,000 रुपये डेबिट और ये 4,000 रुपये क्रेडिट। नरेशन होगा बीइंग कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यहाँ पर क्या था, कैश विदड्रॉ कर रहा है बैंक से पर्सनल यूज के लिए, लेकिन यहाँ पर कैश विदड्रॉ कर रहा है, डायरेक्ट कैश ले रहा है पर्सनल यूज के लिए। उसके बाद 15 तारीख को फिर बैंक से पैसा निकाला जा रहा है 12,000 रुपये। यहाँ पर ये नहीं दिया है कि वो पर्सनल यूज़ के लिए है, तो हम ये मानेंगे कि ये बिजनेस यूज़ के लिए ये पैसा निकाला गया है। और जब बैंक से पैसा निकाला जाएगा, तो बैंक से जब पैसा निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा टू बैंक और कैश में पैसा आ जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज़ और इधर भी 12,000 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। उसके बाद लास्ट एंट्री है करेंट अकाउंट से पैसा फिक्स्ड अकाउंट में जमा कर दिया गया। कितना रुपए? 20,000 रुपये। ठीक है, तो हम इसी दिन के लिए, इसी समय के लिए हम क्या पढ़े थे, करेंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। तो 20 तारीख को, और ये जो जितना भी बैंक में पैसा जा रहा है ना, ये कौन सा अकाउंट है, तो ये करेंट अकाउंट है। बताने की जरूरत नहीं है बुक में, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बिजनेसमैन है ना, बिजनेस पर्सन, वो क्या करेगा, अपना करेंट अकाउंट खुलवा के रखता है। तो जितने भी बैंक में पैसे आएंगे वो उसके करेंट अकाउंट में आते हैं, ना कि सेविंग अकाउंट में। तो 20,000 रुपये करेंट अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर रहा है। तो कहाँ जा रहा है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में जा रहा है। तो आप लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे करेंट अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, टू बैंक 20,000 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग करेंट अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मतलब कि करेंट अकाउंट का जो अमाउंट था 20,000 रुपये, उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ क्लॉथ मर्चेंट कमल। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट खींचेंगे, उसके बाद ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ क्लॉथ मर्चेंट कमल। ठीक, तो देखिए पहला जो जनरल एंट्री है 1 जनवरी 2006 को है। डिपॉजिट विथ बैंक इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट 5,000 रुपये और करेंट अकाउंट 2,500 रुपीज़। तो देखिए बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसमें कि वो 5,000 रुपये करेंट अकाउंट में डाल दे रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दे रहा है, और 2,500 रुपये अपने करेंट अकाउंट में डाल दे रहा है। मतलब वो 5,000 रुपये जो एफडी में डाला है उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको मैं बताया हूँ, एक टाइम पीरियड के बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हो, बीच में आप नहीं निकाल सकते। और करेंट अकाउंट जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसी में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हम 1 तारीख को जनरल एंट्री करेंगे तो वो होगा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और करेंट अकाउंट के लिए हम बैंक ही लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट में 5,000 रुपीज़ डाला गया है और बैंक में डाला गया है करेंट अकाउंट में 2,500 रुपये। टोटल हो रहा है 7,500 रुपये। नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ करेंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, ये आप आगे लिख लेना। ठीक है, मैं सिर्फ लिख दिया हूँ बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, आप ऐसा भी लिखोगे तो भी सही है। उसके बाद 2 तारीख को है परचेज गुड्स एंड पेड चेक। तो परचेज हमारे पास गुड्स आया है तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या गया है, चेक गया है, तो चेक के लिए हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। ये 500 रुपये का सामान आया और बैंक से 500 रुपये गया। बीइंग गुड्स परचेज्ड। उसके बाद 3 तारीख को देखिए, 3 तारीख को है सैलरी पेड बाई चेक। हम सैलरी पे किए हैं चेक में, तो आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा 250 रुपये, 250 रुपये। नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, आगे लिख सकते हो बीइंग सैलरी पेड बाई चेक, बीइंग गुड परचेस्ड बाई चेक।
उसके बाद 5 तारीख को है रिसीव चेक फ्रॉम छेदीलाल 500 रुपीज़। तो देखिए पहले रिसीव हुआ है, जब रिसीव होगा तो हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू छेदीलाल। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तारीख को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू छेदीलाल CHHEDI छेदीलाल। यहाँ पर 500 रुपये हमको रिसीव हुआ है, तो हम लिखेंगे नरेशन बीइंग चेक रिसीव। हमको सिर्फ अभी चेक रिसीव हुआ है, डिपॉजिट नहीं किए हैं। अगर डिपॉजिट कर देते तो यह एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू छेदीलाल, लेकिन सिर्फ अभी रिसीव हुआ है। उसके बाद देखिए 5 तारीख को इसी चेक को डिपॉजिट किया जा रहा है, 6 तारीख को, तो 6 तारीख को डिपॉजिट किया जा रहा है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। हमारे पास से वो चेक चले गया और हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, ये 500 रुपये। नरेशन होगा बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए तुरंत नहीं आता है, तुरंत नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि यार देखो मेरे पास SBI का अकाउंट है ना, SBI का करेंट अकाउंट है, और कोई एक्सिस बैंक का मेरे को चेक दे रहा है, तो वो चेक को मैं अपने अकाउंट में, अपने जहाँ पर मेरा ब्रांच में है SBI में लगाऊंगा। तो SBI वाला क्या करेगा, वो उसको एक्सिस बैंक में भेजेगा और एक्सिस बैंक वाले को बोलेगा कि इस बंदे के इस करेंट अकाउंट में इतना पैसा है, उसको आप इसके हमारे अकाउंट में या हमारे ब्रांच में ट्रांसफ़र करो। तो उसमें क्या होता है, क्लियरेंस में थोड़ा समय लगता है, इस वजह से 2-3 दिन बाद पता चलता है कि चेक डिसऑनर हुआ है, कि कैश क्रेडिट हुआ, मतलब अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है। अब देखिए ये तो हो गया। अब 7 तारीख को सामान बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू अनिल कुमार एंड रिसीव अ चेक। 7 जनवरी को चेक मिला है, तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनिल कुमार। कितना रुपए है, तो ये है 500 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अनिल कुमार। उसके बाद 8 तारीख को देखिए अनिल कुमार चेक एंड्रोस्ड टू विनोद। एंड्रोस्ड का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। मान के चलिए ये है हम, ठीक है, मेरा एक बिज़नेस है, मान के चलो ये अमित वर्मा मेरा क्लॉथ का बिज़नेस है, ठीक है, ये मेरा नाम है अमित वर्मा, क्लॉथ का बिज़नेस है। अब क्या हो रहा है, अनिल से मेरे को पैसा लेना है, अनिल को मैं सामान बेचा हूँ अनिल कुमार को, तो अनिल कुमार क्या करेगा, मेरे को चेक देगा। ये मेरे को चेक दिया और चेक में अपना साइन कर दिया और कितना रुपए देना था, 500 रुपये ये लिख दिया और नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, नाम ब्लैंक है। अब ये चेक को क्या करूँगा, मैं एंड्रोस्ड कर दूंगा, मतलब मेरे को किसको पैसा देना है, विनोद को पैसा देना है। तो इसी चेक को मैं किसको दे दूंगा, विनोद को दे दूंगा। विनोद को बोलूँगा यार ये चेक है जिसमें कि 500 रुपये है, साइन वाइन है, बस नाम अपना फिल कर दे और अपने अकाउंट में जमा कर ले, ठीक है। अपने जहाँ पे उसका बैंक अकाउंट होगा वहाँ पर वो ये जो चेक है उसको जमा करेगा, तो उसके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, क्योंकि नाम नहीं लिखा है। तो एंड्रोस्ड किया जा रहा है चेक को, मतलब कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री, इसको समझते हैं। तो 8 जनवरी को ये अनिल से चेक जो मिला था हम उसको विनोद को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विनोद अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक हमारे पास से चले गया और विनोद हो गया डेबिट। कितने रुपए से, 500 रुपीज़ से। नरेशन होगा बीइंग अनिल चेक एंड्रोस्ड टू विनोद को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद 9 तारीख को हमको रिसीव हो रहा है बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम सुशील कुमार 250 रुपीज़। यार बैंक ड्राफ्ट भी आप इसको ऐसा समझो कि एक ना चेक है, ऐसा समझो। जहाँ पे चेक रिसीव होता है वहाँ पर हम चेक इन हैंड लिखते हैं, यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट रिसीव हो रहा है तो आप लिखोगे बैंक ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू सुशील कुमार। और अगर एक ही दिन में जिस दिन हमको ड्राफ्ट रिसीव होता उसी दिन हम अगर उसको बैंक में लगा देते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील कुमार, ऐसा होता। तो
तो ये हो जाएगा 9 जनवरी को बैंक ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू सुशील कुमार, और ये है अमाउंट 250 रुपये का। नरेशन होगा बीइंग बैंक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम सुशील। उसके बाद देखिए अनिल कुमार चेक रिटर्न डिसऑनर। अब 10 तारीख को देखना, बहुत ही भयंकर घटना हो गया यार। हम क्या किए थे, हमको अनिल से चेक मिला था, हमको मिला था, मतलब कि जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, किसका, कमला का, क्लॉथ मर्चेंट कमला। तो हमको अनिल से चेक मिला था और वो अनिल के चेक को हम किसको ट्रांसफ़र कर दिए थे, विनोद को। अब ये पता चल रहा है कि अनिल जब वो पैसे को अनिल जब अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में जहाँ पर उसका बैंक का ब्रांच है, वहाँ जाकर उस चेक को लगाया और कुछ दिन बाद ये पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हमको लौटाएगा और हम किसको लौटाएंगे, विनोद को लौटाएंगे, क्योंकि यार उस विनोद के अकाउंट में पैसा ही नहीं है और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब ये जो पूरी एंट्री है, अब ये पूरा सब हिसाब किताब सब गड़बड़ा गया। देखिए, तो जनरल एंट्री की यही खूबी है कि हम इसको बगैर काटे हम इसको वापस रेक्टिफाई कर सकते हैं, वापस हम करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। जब हमको चेक मिला था तो चेक इन हैंड था, डेबिट, और जब हम विनोद को ट्रांसफ़र कर दिए तो चेक क्रेडिट हो गया। तो अगर मैं इसको काटूं और इसको काटूं तो देखो क्या हो रहा था, विनोद अकाउंट डेबिट था और अनिल कुमार क्रेडिट था। अगर हमको इस सारी एंट्री को पूरा का पूरा रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, अनिल को हम डेबिट कर देंगे और विनोद को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अनिल कुमार अकाउंट डेबिट टू विनोद कुमार। कितने रुपए से है, 500 और 500। नरेशन हो जाएगा बीइंग अनिल कुमार चेक डिसऑनर। ठीक, देखिए इसको लिखने से कैसे कट रहा है ये आपको समझना है। तो देखो विनोद क्या है, डेबिट है, विनोद यहाँ क्रेडिट कर दिए तो ये भी कट जाएगा और यहाँ से ये डेबिट भी कट जाएगा। और अनिल यहाँ क्रेडिट था और यहाँ पर डेबिट था, तो अनिल ये डेबिट यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से ये क्रेडिट कट जाएगा। मतलब कि ये जो ट्रांजैक्शन थे उसका अब कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अब पूरा बर्बाद हो गया, बेकार हो गया है ना। अनिल से लिए थे तो एंट्री किए थे, फिर विनोद को दिए तो एंट्री किए, उसके बाद क्या हो गया, विनोद वापस हमको कर दिया, हम वापस किसको कर दिए, अनिल को कर दिए। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम ये एंट्री किए। ठीक है, तो आप इसको रटना मत, समझना, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर समझोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपको अभी 5 साल तक के आपको पढ़ना है। मतलब कि आप 11th करेंगे, 12th करेंगे, उसके बाद आप BCom करेंगे, फिर MCom, या फिर आप BBA करेंगे, MBA करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके आगे चल के काम आएगी। तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। अब उसके बाद देखिए 10 तारीख हो गया, अब 11 जनवरी। 11 जनवरी को क्या हो रहा है, देखो ये बैंक ड्राफ्ट जो था सुशील कुमार का, उसको हम बैंक में जमा किए। तो बैंक में जमा करेंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ड्राफ्ट अकाउंट, ये 250 रुपये, 250 रुपये। नरेशन होगा बीइंग बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हम इसको जमा कर दिए। ठीक है, यहाँ पर अब मैं लाइन खींच लेता हूँ और अब देखते हैं 12 तारीख को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 250 रुपीज़ एंड फॉर पर्सनल यूज 250 रुपीज़। बैंक से हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, 250 रुपये ऑफिस इस्तेमाल के लिए और 250 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए, पार्टी करने के लिए। ठीक है, तो देखो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसा चले गया, कितना रुपए गया, तो 500 रुपये गया। कैश हमारे पास कितना आया, 250 रुपये, और ड्राइंग कितना हो गया, 250 रुपये। पार्टी करने के लिए पैसा कितना निकाल लिए, 250 रुपये। ठीक है, तो नरेशन होगा बीइंग कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर
ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज। देखिए थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप इसको बड़े अच्छे अच्छे सुनहरे अक्षरों में आप लिखना। और क्या है, बोर्ड में आपको जल्दी जल्दी कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करनी होती है, इसलिए मैं थोड़ा कर्सिव राइटिंग में जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे माफ़ करना। उसके बाद है 13 जनवरी, रिसीव एन आउट स्टेशन चेक फ्रॉम विपिन कुमार एंड डिपॉजिट इनटू बैंक 500 रुपीज़। देखिए अब क्या करेंगे यार, हम क्या करेंगे, विनोद से चेक लेंगे और विनोद के चेक को हम किसको देंगे, अनिल को देंगे। और हम विनोद को फिर विनोद को हम क्या करेंगे, फिर 500 रुपये अपने अकाउंट से देंगे। एंड्रोस वाला तो अब काम नहीं आया, ठीक है, उसका चेक क्या हो गया था, बेकार हो गया था। तो हम पैसा देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और किसको गया, तो विनोद अकाउंट डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट। नरेशन होगा बीइंग अमाउंट पेड टू विनोद। कितना रुपए दिया गया, 500 रुपये, 500 रुपये पे किया गया। उसके बाद 16 तारीख को है विपिन कुमार चेक वॉज कलेक्टेड बाई बैंक एंड बैंक चार्जेस बिंग 2 रुपीज़। तो विपिन से चेक कलेक्ट किया गया और बैंक 2 रुपये चार्ज किया गया। अब समझना इस बात को। देखिए यार होता क्या है, जैसे ही अनिल का चेक हमको मिला था, हम किसको दिए थे, विपिन को दिए थे। विपिन अपने बैंक में उस चेक को लगाया होगा और वो चेक जो बैंक में लगाया होगा, वो चेक को मान के चलिए विपिन का अकाउंट होगा SBI में और जो अनिल का चेक होगा वो एक्सिस बैंक में होगा। तो विपिन के जो SBI के जो एम्प्लॉई हैं, है ना, वो कहाँ भेजे होंगे उस चेक को, एक्सिस बैंक में भेजे होंगे कि भाई ये फलाना जो चेक वाला है, इसके अकाउंट से ये पैसे को आप SBI में हमारे ब्रांच में डाल दीजिए। अब ये एक्सिस बैंक में गया तो एक्सिस बैंक वाले बोले कि इसके पास तो पैसा ही नहीं है, और ये वापस किसके पास आ गया, विनोद के पास, मतलब कि विनोद के ब्रांच में आ गया। तो ये सारी चीज़ों में, ये सारे प्रोसेस में जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसका बियर कौन करेगा। तो देखिए यार सीधी सी बात है, विनोद किससे लिया था, हमसे लिया था। हमसे मतलब कि हम जिसकी जर्नल एंट्री बना रहे हैं, तो ये हमको ये चार्ज देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हम उससे कलेक्ट किए और बैंक चार्ज कितना लग रहा है, 2 रुपये। तो इसका जो जर्नल एंट्री होगा 16 तारीख का, ये होगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होगा 2 रुपये, 2 रुपये बीइंग बैंक चार्जेस, ठीक है, ये एंट्री होगा। उसके बाद लास्ट एंट्री है ट्रांसफर 500 रुपीज़ फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो 500 रुपये अपने करेंट अकाउंट से निकाल कर फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर रहा है। तो 31 जनवरी को कहाँ जमा कर रहा है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 500 रुपये, 500 रुपये। नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट, ठीक है। तो अभी तक के जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मेरा नंबर दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे थे कि ऑफलाइन क्लास लेते हैं क्या, तो जी हाँ, मैं रायपुर में ही रहता हूँ, तो रायपुर में आपको ऑफलाइन क्लास अवेलेबल रहेगा। तो आप जो भी इंक्वायरीज़ रहता है, आप वो कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। और तब तक के बने रहिए आप मेरे चैनल में। थैंक यू।